डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डायबिटिस मेलाइटस ट्रीटमेंट थेरेपी। जो डायबिटिस मेलाइटस है उसकी जो थेरेपी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो आप लोगों ने लिखना नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि ये बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो डायबिटिस मेलाइटस की जो थेरेपी है उसमें हम एजुकेशन देंगे डाइट के ऊपर। ठीक है, हम जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हम एजुकेशन देंगे ऑन वर्किंग ऑन डाइट। एक्सरसाइज, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, जो ब्लड ग्लूकोज है उसको किस तरह कंट्रोल करना है या मॉनिटर करना है। ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको हमने जो है डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, इनके बारे में हमने जो है इन डायबिटिक पेशेंट को जो है बोलना है कि आपने जो है डाइट किस तरह यूज़ करना है, ज़्यादा ग्लूकोज नहीं लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, न ज़्यादा न कम, ब्लड ग्लूकोज का मॉनिटर रखना है, कॉम्प्लिकेशन इसके जो हो सकते हैं उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो टाइप डायबिटिस मेलाइटस में हमारे पास एक टाइप 1 है, टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस, और एक जो है हमारे पास क्या है, टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस, टाइप 1 एंड देन वी हैव टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस। तो जो टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस है उसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है हम ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन रिप्लेस करते हैं। तो इंसुलिन रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इंसुलिन रिप्लेसमेंट। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में इनिशियली इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है एंड आल्सो इंसुलिन डिफिशिएंसी इन लेटर स्टेजेस। सो हम क्या देंगे, ओरल एजेंट्स देंगे जिनमें मोस्ट कॉमन जो है मिटफॉर्मिन है, मिटफॉर्मिन जो है हम ओरल एजेंट के तौर पर मोस्ट कॉमनली जो है यूज करें, दैट इज फर्स्ट लाइन। तो मिटफॉर्मिन जो है वो क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर दी टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में हमारे पास नेफ्रोपैथी है, किडनी प्रॉब्लम है, सो अ पेशेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस, ये चीज़ लिख ले, ये बुक में नहीं है, अ पेशेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस एंड आल्सो हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ नेफ्रोपैथी, यानी उसको किडनी में भी मसला है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट के तौर पर क्या देंगे, लीनाग्लिप्टिन भी दे सकते हैं, लीनाग्लिप्टिन। So we can give linagliptin और क्लिपिजाइड या जो टॉल ब्यूटामाइड है। तो ये हम उन लोगों को देते हैं जिनको नेफ्रोपैथी है। तो इस वजह से जो ये जो ट्रीटमेंट है वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि मिटफॉर्मिन किडनी से जो है रिमूव होता है, एक्सक्रीट है, लेकिन ये जो है एक्सक्रीटेड बाय लिवर, ये लीवर से तो किडनी के साथ तो उनका कोई काम नहीं है, इस वजह से हम ये किडनी प्रॉब्लम है हम ये दे सकते हैं। सो बुक से डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटिस मेलाइटस जो है, ऑल पेशेंट्स with diabetes mellitus should receive education on diet, exercise, blood glucose monitoring and complication management। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ऑल पेशेंट को अपने एजुकेशन देना है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज जो है डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, कि कौन सा है, टाइप 1 है या 2 है, इस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं, और उसका ग्लूकोज लेवल कम है या ज़्यादा है इस हिसाब से हम डोज वगैरह देते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड वी हैव टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वी गिव इंसुलिन रिप्लेसमेंट, इन टाइप 2 वी गिव ओरल एजेंट, फॉर एग्जांपल मिटफॉर्मिन जो है फर्स्ट लाइन है, एंड नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स, इंसुलिन रिप्लेसमेंट, वेट लॉस पार्टिकुलरली हेल्पफुल इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज। इसके अलावा ये भी देते हैं, और हम वेट लॉस करते हैं और वेट लॉस हमें ग्लूकोज कंट्रोल में रोल अदा करता है, हेल्प करता है। अगर हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज होगा, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज होता है तो इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें भी हम इंसुलिन रिप्लेसमेंट करते हैं। इंसुलिन रिप्लेसमेंट इफ न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड एक्सरसाइज एलोन फेल, अगर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज जो है काम नहीं करता तो फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं उन पेशेंट में जो कि प्रेगनेंसी के केस में होते हैं। इसमें अब रेगुलर इंसुलिन जो है, लेट्स से पेशेंट ऑफ डीके है, डायबिटिक केटोसिडोसिस जिसको हमने डिस्कस किया, जहाँ पे कीटोन ज़्यादा हो जाते हैं, या हाइपरकिलीमिया है, ग्लूकोज ज़्यादा है, या स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया है, तो इस केस में रेगुलर इंसुलिन विच आर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं हम प्रेफर करते हैं। सो इन केस ऑफ DKA, hyperkalemia and stress hyperglycemia we prefer regular which are short acting insulin। तो ये चीज़ जो है हम प्रेफर करते हैं। ये डायग्राम भी हैं, तो जब हम सारे ड्रग पढ़ेंगे तो इसके बाद ये जल्दी से डिस्कस करेंगे। देन इंसुलिन प्रिपरेशन, यानी हम बाहर से कौन से प्रिपरेशन देते हैं, जो एक्सोजेनस इंसुलिन है वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास एक रेपिडली एक्टिंग है, ठीक है, और फिर शॉर्ट एक्टिंग
इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग। तो इनमें जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, लिस्प्रो हैं, एस्पार्ट हैं एंड ग्लूलिजीन है। ये जो है हमारे पास रैपिड एक्टिंग जो है इंसुलिन है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास क्या है, रेगुलर इंसुलिन है। और इंटरमीडिएट में जो है एनपीएच है, लॉन्ग एक्टिंग में है डिटिमिल एंड ग्लैर्जिन एंड डिग्लोडिक जो है ये हमारे पास वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। तो इसको आपने याद रखना है। इसमें अब यहाँ पे इंसुलिन जो होता है, मैकेनिज्म इसका क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन। ये क्या कहते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर यानी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी काज करते हैं, यानी ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है वहाँ पे ये जो है बाइंड हो जाते हैं। लिवर के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज स्टोरेज एज ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है और एज अ रिजल्ट लिवर के अंदर ये क्या करता है, लेवल ऑफ ग्लूकोज ओवरऑल बॉडी के अंदर कम हो जाता है। यानी जब लिवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। इन मसल ये क्या करता है, ग्लाइकोजन बढ़ाता है, ठीक है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी काज करते हैं। फैट्स के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज को इंक्रीज करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, पोटेशियम अपटेक को काज करते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो इंसुलिन है वो क्या करते हैं, वो ब्लड से पोटेशियम को सेल के अंदर लाता है और इस वजह से पोटेशियम को लो करता है। तो हाइपरकैलेमिया में भी यह खाता है, इंसुलिन रोल अदा करता है। यानी पेशेंट का हाई लेवल ऑफ पोटेशियम है, इंसुलिन लेते हैं तो उसमें हाइपोकैलेमिया हो सकता है, या यानी पोटेशियम का लेवल डिक्रीज करता है इंसुलिन। साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हाइपोग्लाइसीमिया। ज़ाहिर सी बात है अगर हम इंसुलिन को ज़्यादा यूज़ करें मोर देन रिक्वायर्ड तो हम हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं। डिसलिपिडीमिया, लाइपोडिस्ट्राफी में एबनॉर्मल लिपिड डिपोजिशन होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी बट इट इज़ वेरी रेयर। और वेट गेन कर सकते हैं, तो इंसुलिन जो है वेट गेन कर सकता है क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की स्टोरेज को इंक्रीज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो इंसुलिन है वो क्या करता है, वेट गेन करता है। अब यहाँ पे डायग्राम्स हैं, प्लाज्मा लेवल है यहाँ पे, ठीक है, प्लाज्मा लेवल एंड हावर। तो यहाँ पे जिस तरह लिस्प्रो है ये सबसे जो है रिपीड एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन ये क्या है हमारे पास रिपीड एक्टिंग है, यानी वो जो है यहाँ पे तकरीबन सबसे फास्ट एक्टिंग करने वाले हैं। फिर रेगुलर इंसुलिन है एनपीएच और रिटिमर एंड ग्लार्जिन, तो ये क्या है लॉन्ग एक्टिंग। इस तरह ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी बॉडी के अंदर जाके कितने टाइम में एक्शन स्टार्ट करते हैं और किस लेवल पे क्या करता है ये ज़्यादा बॉडी के अंदर गुजारता है। सो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। इसके बाद जो है हम जो टाइप 2 डायबिटीज में खासकर जो ड्रग्स देते हैं उनमें हमारे पास कौन कौन से ड्रग हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में इस्तेमाल होते हैं और वो है इंसुलिन, जिसमें हमारे पास है इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी वाले, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी जहाँ पे इंसुलिन एक्शन करता है उस जगह को सेंसिटिव करते हैं इंसुलिन के लिए, ताकि इंसुलिन जो है ज़्यादा एक्शन कर सके। जिसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन है और जो दूसरा है वो है पियोग्लिटाजोन। जो मेटफॉर्मिन है और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो क्या है, पियोग्लिटाजोन है। तो मेटफॉर्मिन इनहिबिट मेट्रोकोडियन ग्लाइसरोल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज और इस वजह से इनहिबिशन होता है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है तो इस वजह से जो लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट, वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो यानी ग्लूकोज जो होता है फिर नहीं बनता। सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज। इस तरह से मेटफॉर्मिन क्या करता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है और एक्शन ऑफ जो ग्लूकागॉन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो the action of glucagon is also inhibited by the metformin and we know that कि ग्लूकागॉन का काम क्या है, ग्लूकोज को बढ़ाना। इस वजह इसके अलावा जो है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, फिर ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो लेवल ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को जब ज़्यादा करता है तो इस वजह से ग्लूकोज जो होता है ज़्यादा जाता है ब्लड से मसल की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, मेटफॉर्मिन के फंक्शंस हैं। इस तरह इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं, डिक्रीज HbA1c। तो हमें पता है कि HbA1c नॉर्मल कितना होता है, प्री और डायबिटिक कितना होता है। तो ये हमारे पास जो मेटफॉर्मिन है वो तकरीबन 3 से 6 महीने में जो HbA1c की लेवल को डिक्रीज करता है वो 1.5 to 2% होता है, ठीक है। सो डिक्रीज करता है HbA1c के लेवल को 1.5 से लेकर 2% तक ओवर 3 to 6 मंथ टाइम में। तो इतने टाइम में मेटफॉर्मिन का लेवल जो है इतना, HbA1c का लेवल इतना जो है डिक्रीज हो जाता है। अब इसकी जो डोजेज हैं, डोजेज में हमारे पास जो मेटफॉर्मिन है अवेलेबल डोजेज जो इसके हैं वो 500 मिलीग्राम है, 850 मिलीग्राम है, 1 ग्राम में आता है, ठीक है। तो ये इसके अवेलेबल डोज हैं। लेकिन हमने एक दिन में मैक्सिमम कितना देना है, यानी हम कितने ज़्यादा दे सकते हैं, तो वो है 2.5 ग्राम पर डे। यानी एक दिन में हम 2.5 यानी 2500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये तो पेशेंट पी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि उसका ग्लूकोज का लेवल कितना है। लेकिन मैक्सिमम जो हम देंगे तो 250 यानी 2000
500 या 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं देंगे। जीआई अपसेट का इसके बाद जो एडवर्स इफेक्ट में जीआई अपसेट है, ये इलेक्ट्रिक एसिडोसिस जो है काज करता है। एंड यूज विद काशन इन रेनल इंसफिशियंसी, जो जिन लोगों को रेनल प्रॉब्लम है उसमें एहतियात से यूज करते हैं। विटामिन बी डिफिशियंसी एंड वेट लॉस ऑफन डिजायर, तो ये वेट लॉस भी करते हैं जो अक्सर पेशेंट्स को पसंद करते हैं। सो वो मिटफॉर्मिन आल्सो काजेज वेट लॉस ऑफ वेट जो है ये काज करता है। कौन? मिटफॉर्मिन। तो ये हमारे पास जीआई अपसेट, लैक्टिक एसिडोसिस, हमारे पास विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, वेट लॉस, ये क्या हैं हमारे पास साइड इफेक्ट है मिटफॉर्मिन के। तो मिटफॉर्मिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, ठीक है। इसकी जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के जरिए होते हैं। तो मिटफॉर्मिन जो है इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, किडनी जो है मिटफॉर्मिन को एक्सक्रीट करता है। सो अवॉइड इट इन किडनी इंजरी, जिनको पेशेंट को किडनी का इंजरी हुआ हो उन पेशेंट में हम मिटफॉर्मिन जो है यूज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे फिर मिटफॉर्मिन जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक जो है रहता है, ठीक है। सो इट इज़ अवॉइडेड इन किडनी इंजरी, सो मिटफॉर्मिन को हम किडनी इंजरी में यूज नहीं करते। देन वी हैव अनदर प्रियोग्लिटाजोन। प्रियोग्लिटाजोन जो है हमारे पास क्या है, ये एक्टिवेट करता है पीपीआर गेमा रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और इस वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी और लेवल ऑफ एडिपोनेक्टिन बढ़ा देता है। और ये क्या है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और फैटी एसिड स्टोरेज में करते हैं, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स में हमारे पास वेट गेन है, एडिमा है, हार्ट फेलियर है, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर है एंड डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी इसका जो एक ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, डिले होता है। सो दीज वर ड्रग्स दैट इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी व्हिच इंक्लूड मिटफॉर्मिन एंड प्रियोग्लिटाजोन। तो इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी वाले हमारे पास मिटफॉर्मिन एंड प्रियोग्लिटाजोन दो ड्रग्स आते हैं। इसके बाद ड्रग्स हैं इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, यानी बीटा सेल से इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने वाले जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास नेक्स्ट हैं। इनमें हमारे पास सल्फोनाइल यूरिएज, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है सल्फोनाइल यूरिएज विद द फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिएज एंड द मेग्लिटिनाइड्स। ये हमारे पास क्या हैं, वो ड्रग्स हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को बीटा जो सेल्स होते हैं जो नॉर्मली इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं उनसे इंक्रीज करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो हैं क्लोरप्रोपामाइड, टोलब्यूटामाइड, और सल्फोनाइल 2 में जो हैं ग्लिपिजाइड एंड ग्लाइब्यूराइड हैं, ठीक है। और इस तरह मेग्लिटिनाइड में जो एग्जांपल हैं वो हैं नेटिग्लिनिड एंड रिपाग्लिनिड। तो ये हमारे पास क्या हैं, एग्जांपल ऑफ ईच ग्रुप ऑफ ड्रग्स। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरप्रोपामाइड हैं, टोलब्यूटामाइड हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्या है, ग्लिपिजाइड एंड ग्लाइब्यूराइड है, नेटिग्लिनाइड है एंड रिपाग्लिनाइड है। तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, अपने इसको बार बार याद करना है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और बीटा सेल के अंदर, और सेल जो है अंदर से पॉजिटिव हो जाता है, पोटेशियम बाय नहीं लिख सकता, और इंसुलिन जो है रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम इनफ्लक्स। ये चीज़ हमने नॉर्मली इंसुलिन के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट में ये क्या है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करता है फर्स्ट जनरेशन वाले, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हाइपोग्लाइसीमिया जो है इसके साथ होता है, इंक्रीज रिस्क इन रेनल इंसफिशियंसी, और ये वेट गेन जो है काज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो है इंक्रीज ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। तो ये भी हमारे पास इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, जिनमें हमारे पास GLP-1 एनालॉग्स हैं। व्हाट इज GLP-1? GLP-1 इंक्रेटिन है जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो GLP-1 जो है ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या इंक्रेटिन है, और जब अगर ये इंक्रेटिन है तो ये हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। तो ये जो है डिक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को, सेंड करता है शुगर इनटू द मसल, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन और डिक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज। तो ये GLP-1 है। और वो ड्रग्स जो GLP-1 की तरह काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग्स ऑफ GLP-1। और ये क्या है, ओवरऑल इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हमारे पास एक्जिनाटाइड है, रग्लिटाइड है, सिमोग्लिटाइड है। तो ये क्या कहते हैं, डिक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज, डिक्रीज गैस एम्पटिंग एंड इंक्रीज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलीज। इसमें नाजिया, वोमिटिंग, पैंक्रियाटाइटिस, वेट लॉस ऑफन इट इज डिजायर, यानी वेट लॉस हम अक्सर चाहते हैं कि वो जाए, सेटाइटिस को क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास GLP-1 एनालॉग्स हैं। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट ड्रग वो क्या है, DPP-4 इनहिबिटर। सो व्हाट आर द DPP-4 इनहिबिटर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट करें, हमारे पास क्या है, DPP-4 है। क्या है DPP-4? ये एक हमारे पास एंजाइम है जो कि DPP-4 है। DPP-4 जो है हमारे पास क्या है, एंजाइम है। ये क्या करता है, ये GLP-1 को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, GLP-1 को इनहिबिट करता है। सो DPP-4 इनहिबिट GLP-1। और हमें पता है कि GLP-1 का काम क्या है कि ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इंसुलिन को ज्यादा करता है, ग्लूकागॉन को कम करता है। सो DPP-4 इनहिबिट GLP-1। तो DPP-4 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4, ठीक है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 ये क्या है, DPP-4 का फुल फॉर्म है।
अब इसके फंक्शन क्या हैं? GLP-1 नॉर्मली क्या करता है, इसके फंक्शंस ऑफ GLP-1 यानी फंक्शंस ऑफ GLP-1 क्या हैं? नंबर 1 हमारे पास क्या है कि ये क्या करता है, सेंड करता है ग्लूकोज इनटू द मसल, सेंड करता है ग्लूकोज को, शुगर को या ग्लूकोज को मसल के अंदर, इनटू मसल, सेंड ग्लूकोज या शुगर इनटू मसल, और इस तरह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है। इसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, यानी इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाता है, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है। जो GLP-1 है, इट क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीशन, एंड GLP-1 डिक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रीशन, ये क्या करता है, डिक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज। तो ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या है, GLP-1 का ओवरऑल इफेक्ट ये है कि ये क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है। तो अगर DPP-4 GLP-1 को इनहिबिट करे तो DPP-4 क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब DPP-4 क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो DPP-4 को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो इस वजह से वो ड्रग भी ग्लूकोज को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो वो ड्रग्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, तो उन ड्रग्स को हमारे पास हम क्या बोलते हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स। तो अगर हम DPP-4 इनहिबिटर को यूज़ करें और इसकी वजह से DPP-4 का जो एंजाइम है उनको इनहिबिट करे, तो ग्लूकोज का लेवल जो है बॉडी के अंदर डिक्रीज होगा। सो DPP-4 क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं DPP-4 को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, DPP-4 इनहिबिटर्स हैं। इसके एग्जांपल जो है हमारे पास बुक्स में मौजूद हैं, और बाकी जो डिस्कशन है वो भी थोड़ा बुक से कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है, DPP-4 इनहिबिटर, जिसमें हमारे पास लिनाग्लिप्टिन है, सेक्साग्लिप्टिन है, एंडोसिटाग्लिप्टिन है, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये क्या करता है, इनहिबिट DPP-4 एंजाइम दैट, जो DPP-4 है वो GLP-1 को डीएक्टिवेट करता है। ओवरऑल जो इस DPP-4 इनहिबिटर के फंक्शन है कि ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकागॉन रिलीज को कम करता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक हेम्टिंग, और इंक्रीज करता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज को। इसमें अब जो साइड इफेक्ट है वो क्या, रिस्पायरेटरी एंड यूरिनरी इन्फेक्शन है, वेट न्यूट्रल है, यानी वेट के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता, ना बढ़ाता है ना कम करता है, और सेटाइटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसमें दूसरा ग्रुप है वो क्या करता है, डिक्रीज ग्लूकोगोन रिएब्जॉर्प्शन, यानी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है वहाँ पे SGLT2 रिसेप्टर मौजूद है जो ग्लूकोज को यूरिन से यानी नेफ्रॉन के ल्यूमन से ब्लड की तरफ वापस लाते हैं। लेकिन अगर हम SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर यूज़ करें जो कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर हैं 2, जिनमें प्लेनाग्लिफ्लोजिन है, डपाग्लिफ्लोजिन है और इम्पाग्लिफ्लोजिन, ये ड्रग्स हमारे पास मौजूद हैं जो ब्लॉक करते हैं रिएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तो ग्लूकोज यूरिन के अंदर जाएगा और यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और इस वजह से फिर हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो साइड इफेक्ट्स हैं इसकी वजह से आते हैं, जो ग्लाइकोज यूरिन, यूरिन का ग्लूकोज का लेवल जो है यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, और इस वजह से फिर यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो SGLT2 इनहिबिटर उसमें हमारे पास ग्लूकोजूरिया के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं, एंड काज यूटीआई चांसेस इंक्रीज। वो लोग जनरल जो हैं कार्डियसिस के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं, डिहाइड्रेशन और स्टैटिक हाइपोटेंशन जिसकी वजह से होता है, वेट लॉस एंड ग्लूकोज फ्लो इन द यूरिन। यूज विद कॉटन इन रेनल इंसफिशिएंसी, डिक्रीज इफिकेसी विद GFR, विद डिक्रीज GFR। तो इसको हम रेनल इंसफिशिएंसी में हम कॉटन से एतिहाद से यूज़ करते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जिनमें क्या कहते हैं, कार्बोज एंड मिग्लिटोल आते हैं, ये क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो इनहिबिट करता है शुगर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, इनहिबिट शुगर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT। सो दे ब्लॉक और इनहिबिट शुगर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT। इसके अलावा क्या कहते हैं, इनहिबिट इंटेस्टाइनल ब्लड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, और इस वजह से फिर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज है, डिलेड कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज पोस्टपेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, यानी खाने के बाद जो हम इसको हम खाने के साथ खा लेते हैं, ठीक है। तो खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, यानी पोस्टपेरेंडियल खाने के बाद जो हाइपरग्लाइसीमिया है उसके लिए हम जो है कार्बोज एंड मिग्लिटोल इस्तेमाल करते हैं, और ये हम खाने के साथ खाते हैं। इसकी वजह से GIT एब्सेस इन ब्लॉटिंग हो सकती है, एंड इट इज़ दीज आर नॉन रिकमेंडेड इन रेनल इंसफिशिएंसी। अगर किसी को किडनी का मसला है तो उनमें भी हम ये यूज़ नहीं करते। अदर में हमारे पास माइलिन एनालॉग में जो है प्रेमलिटाइड आते हैं जो ग्लूकागॉन के रिलीज को डिक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और इसके साइड इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया, नाजिया एंड इंक्रीज स्टैटिक वगैरह जो आती हैं। ये हमारे पास क्या है, डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स।